नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भौतिक शास्त्र से लिया गया है। तो इसमें भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र से 25-25 प्रश्न है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो का है वो आप लोगों का लिंक है वो पहुंचता रहे। तो जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूरी तरह या अधूरी डुबाई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्किमिडीज, पास्कल, बर्नौली या फिर न्यूटन? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्किमिडीज जी के द्वारा इस सिद्धांत का है वो प्रतिपादन किया गया था। इसको सीजी व्यापम के द्वारा हॉस्टल वार्डन के एग्जाम हुआ था 2014 में, तो उसमें इसको पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि तेल का घनत्व पानी से अधिक है, तेल का घनत्व पानी से कम है, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से अधिक है या फिर तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों वो आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तेल के पृष्ठ तनाव पानी से कम होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो तेल है वो फैल जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्षा की बूंदें खाली स्थान के कारण गोलाकार होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, वायु घर्षण के द्वारा, आणविक आकर्षण या फिर पानी की श्यानता के कारण? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जब वर्षा की बूंदें हैं वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, गोलाकार होते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव है तो द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ से क्या होता है, कम से कम क्षेत्रफल है वो प्राप्त करता है और करने की क्षमता रखती है। इसी वजह से क्या होता है, वो पूरा उसे गोलाकार अवस्था में हो जाता है बूंद के रूप में, जिसके कारण उसका पृष्ठ है वो क्या होता है, सदैव क्या हो जाता है, तनाव की स्थिति में रहता है और इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं, है ना। तो यहीं पर ही यहाँ पर पृष्ठ तनाव है वो हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस यंत्र का उपयोग हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर, बैरोमीटर, वायुफलक, एनेमोमीटर? तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ है, जो कौन सा यंत्र है जो हवा की दिशा है उसको ज्ञात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुफलक है उनका उपयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर वायुफलक का उपयोग अपन हवा की दिशा को ज्ञात करने के लिए जाता है। अल्टीमीटर है उनका उपयोग ऊंचाई मापने का यंत्र है, ये है ना, अल्टीमीटर है वो ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। और आपका जो बैरोमीटर दिया हुआ है वो है आपका वायुमंडलीय जो दबाव है उसको मापने की ये क्षमता रहती है, ये यंत्र है। और एनीमोमीटर है, आपका एनीमोमीटर है वो हवा की गति मापने वाला यंत्र है ना। और आपका जो वायु फलक है वो हवा की दिशा मापने का यंत्र है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पास्कल निम्न में से किसे मापने की इकाई है? आर्द्रता, दाब, वर्षा, ताप? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दाब है, दाब है नापने की जो इकाई है वो पास्कल है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आर्द्रता मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण क्या है? तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्व, वातावरण में जल वाष्प की मात्रा, जल के भीतर ध्वनियाँ, जल द्वारा परावर्ती किरण की मात्रा या फिर जल के भीतर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर जो आर्द्रता मापी है वो वातावरण में जल वाष्प की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला यंत्र है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग में लाया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर यूडियोमीटर? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर है उसमें जो हवा चलता है उसमें उसकी आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग है वो किया जाता है।
क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हाइग्रोमीटर है वो तो यहाँ पर ये हो गया आपका आर्द्रता मापने के लिए हो गया, साथ में आपका हाइड्रोमीटर है हाइड्रोमीटर है इनका उपयोग द्रव एवं ठोस पदार्थ है उनके आपेक्षिक घनत्व मापने का यंत्र है। उसके बाद आपका स्पेक्ट्रोमीटर है, वो वर्ण क्रम में प्रकाश के गुणों का मापन करने वाला यंत्र है। और आपका यूडियोमीटर है, वो है आपका गैस का आयतन मापने वाला यंत्र है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, होम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बार है वो पारिस्थितिक दबाव की इकाई को नापती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो जूल किससे संबंधित है दोस्तों? ऊर्जा से संबंधित। उसी प्रकार जो पास्कल है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर मात्रा दिए हुए है, दबाव दिए हुए है, घनत्व दिए हुए है, शुद्धता दिए हुए है, फिर इनमें से कोई नहीं दिए हुए है। तो यहाँ पर जो पास्कल का संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा आपका दबाव है उससे संबंधित है। जिस प्रकार जूल है वो ऊर्जा की इकाई होती है, वैसी है अपन पास्कल है ये भी दबाव की इकाई होती है, इसको नापने वाला यंत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक उपकरण एवं उसका कार्य सुमेलित है? क्रोनोमीटर वायुमंडलीय दबाव का मापन, मैनोमीटर गैस के दबाव का निर्धारण, पाइरोमीटर वर्षा को रिकॉर्ड करना और विस्कोमीटर स्थान विशेष के तापमान की जांच करना। तो यहाँ पर जो सुमेलित है दोस्तों वो कौन है? तो यहाँ पर जो दिए हुए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैनोमीटर है वो गैस के दबाव का निर्धारण है वो करता है। आपका यहाँ पर जो क्रोमोमीटर है वो जलयानों में सही समय का मापन करने वाला यंत्र होता है, ये है ना कि वायुमंडलीय दबाव का मापन नहीं करती है। पाइरोमीटर है आपका उष्णता, ये वाला पाइरोमीटर है आपका उष्णता या फिर उच्च तापमान है उनका मात्रक होता है। विस्कोमीटर है, विस्कोमीटर है स्थान विशेष के तापमान की जांच करता दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगी। इसके जगह में क्या आ जाएगा? केशिका की जो श्यानता मापने वाला यंत्र होता है। जो विस्कोमीटर से जो केशिका है उसकी जो श्यानता है ना, उसको मापा जाता है विस्कोमीटर में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? द्रव्य का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, गुरुत्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो वर्षा की बूंद है वो गोलाकार आकृति की होती है क्योंकि वहां पर उसका पृष्ठ तनाव होता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव है वो कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति होती है। जो द्रव है उससे कम क्षेत्र घेरने की इसकी जो प्रकृति है वो होती है, जिसके कारण वर्षा की जो बूंद है वो गोलाकार हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम, प्रशांत मौसम, शीत एवं शुष्क मौसम, उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। यहाँ पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तूफानी मौसम है वो हो जाएगा, क्योंकि जो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब है दोस्तों वो मापा जाता है। बैरोमीटर उसमें वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। इसके पठन में जो अचानक परिवर्तन है आता है वो तूफान की सूचना देता है। तूफानी मौसम है उसको इंगित करने का काम है वो बैरोमीटर का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व या फिर वाष्प दाब। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। क्योंकि पृष्ठ तनाव किसी वस्तु को कम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर होता है ना, और इसी की वजह से पृष्ठ तनाव की वजह से वो कम क्षेत्र को घेरता है और वो संकुचित हो जाता है। और साथ में इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन बटे मीटर इसका मात्रक होता है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो पानी का जो आपेक्षिक घनत्व है दोस्तों वो सबसे ज्यादा किस में होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो पानी का जो आपेक्षिक घनत्व है उसमें सर्वाधिक होता है ताप पर, 4 डिग्री ताप में। कारण क्या है?
तो यहाँ पर जो 4 डिग्री है वो पानी का घनत्व अधिकतम आयतन वाला न्यूनतम होता है, न्यूनतम मान होता है उसका, है ना। अधिकतम आयतन होता है, यहाँ पर जो उसका वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, जिसकी वजह से ये 4 डिग्री में उसका जो तापमान है वो सर्वाधिक रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल की अपेक्षित अधिक घन है, तेल जल की अपेक्षा कम घन है, तेल जल तनाव पानी से अधिक है, या फिर तेल का जल तनाव पानी से कम है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तेल का जल तनाव पानी से कम होता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो तेल है वो जल के तल पर क्या होता है, फैल जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और भी है, इसका पृष्ठ तनाव क्या है, वो होता है जो तेल है वो कम होता है, इसकी वजह से वो क्या होता है, ऊपर तैरने लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा, वह है बढ़ेगा या फिर वह कम होगा या फिर उतना ही होगा या फिर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो यहाँ पर कोई भी टुकड़ा है दोस्तों, गिलास के बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, तो जब उसमें क्या होता है, आपका उतना ही होगा, क्योंकि वो तैरता ही रहेगा, उसमें कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ के पिघलने पर गिलास में पानी का स्तर है वो समान रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि यहाँ पर क्या चीज होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो मिट्टी का तेल है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां नंबर का, यहाँ पर देखिए, तो पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो क्या होगा, शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, फिर अधिक आसानी से तैरेगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो शरीर है वो डूब जाएगा, क्योंकि जो 4 डिग्री तापमान है दोस्तों उसमें पानी का घनत्व क्या होता है, जो पानी का घनत्व है वो अधिकतम होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह है वो शरीर है वो डूब जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो साबुन का बुलबुला है उसके अंदर का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक प्रेशर के साथ होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्र जल गहरा होता है, समुद्र जल भारी होता है, समुद्र जल हल्का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्री जल नमकीन होता है, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर वो समुद्र में जो नदी की अपेक्षा तैरना आसान हो जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बत्ती वाली स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है, परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, या फिर जीव द्रव्य कुंचन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, जो स्टोव है उसमें केरोसिन है वो बत्ती में ऊपर चढ़ने के कारण क्या होता है, वो हो जाता है ना, पृष्ठ तनाव की वजह से। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब कोई जहाज नदी से सागर में घूमता है तो वह कुछ ऊपर उड़ता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, या फिर वह समुद्र की तल में डूब जाता है। तो जैसे कोई जहाज है नदी में से सागर में घुसता है तो दोस्तों वह कुछ ऊपर उठता है, जब कोई भी जहाज है तो नदी सागर वो सीधा क्या हो जाए, ऊपर की ओर उठने लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तब क्या होता है, वायु दाब में कमी के कारण, या फिर वायु दाब में वृद्धि के कारण, या फिर स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर अत्यधिक भार के कारण। तो यहाँ पर कोई भी जहाज है दोस्तों, हवाई जहाज है, वो यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो कारण क्या रहता है, यहाँ पर जो आपका वायु दाब में कमी के कारण है वो जो स्याही है उसमें प्रेशर है वो रिलीज
हो जाता है। स्याही है जो उच्च दाब है उससे वो निम्न दाब की ओर क्या करते देखिए बहने लग जाता है। उच्च दाब से क्या होता है वो निम्न दाब की ओर बहने लग जाता है, जिसकी वजह से जो है वायु दाब में कमी आ जाते हैं, है ना। कमी आने से वो निम्न दाब की ओर जाएगा और जो पेन है, पेन से स्याही है वो निकलने लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बर्फ के दो ब्लॉक को जब एक साथ दबाकर एक बनाया जाता है तो क्या होता है। दबाते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है, दबाते समय ठंडा उत्पन्न होती है, फिर दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है या फिर दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों बर्फ के दो ब्लॉक को अगर जब एक साथ अगर दबाकर एक बनाया जाएगा तो क्या होगा, उसका दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक है वो घटने लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका केमिस्ट्री वाला भाग से है, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रश्न क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड लोकप्रिय रूप से निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। अश्रु गैस के रूप में, तीक्ष्ण गैस के रूप में, शोधन गैस के रूप में, या फिर हंसाने वाले गैस के रूप में, या फिर अनाक्सीकारक गैस के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है ना, वो किसके रूप में जाना जाता है, हंसाने वाला गैस के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से क्या जब हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होती। क्या चीज़ है उसको जलाया जाता है तो वायुमंडल में है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पैदा नहीं होते। बायोमास को, एथेनॉल को, पानी को, हाइड्रोजन को या फिर सल्फर को। तो यहाँ पर किसके जलने से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं छूटते, तो वो होता है आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन है उसको हम जलाएंगे, है ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा तत्व सारे कार्बनिक अणुओं में होता है। हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, सिर्फ हाइड्रोजन या फिर सिर्फ ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका जो कौन सा तत्व है जो सारे कार्बनिक अणुओं में होता है, तो वो हाइड्रोजन और कार्बन है वो सारे कार्बनिक अणु है उसमें पाया जाता है। इसमें हाइड्रोजन भी होता है और जो कार्बन है वो भी रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त तो होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है। एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रोमियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। बेंजीन, ईथर, पारा या फिर जल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है। ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का या फिर हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका जो हाइड्रोजन है उसका जो सबसे कम घनत्व वाला होता है, क्योंकि इसका जो घनत्व है वो 0.089 किलोमीटर स्क्वायर में होता है। इसका घनत्व है ना, पर मीटर में होता है, पर किलोग्राम है वो इस मीटर में होता है ना, इतना यहाँ पर पाया जाता है हाइड्रोजन का। और जो एक चीज़ है और दोस्तों हीलियम है उसका आपका 0.17 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इसमें सबसे कम घनत्व वाला होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आग बुझाने वाली गैस है वो क्या है। क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो आग लग जाते हैं तो उसको बुझाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है उनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन है। हीरा, प्लेटिनम, चांदी या फिर ग्रेफाइट। तो यहाँ पर सबसे कठोर तत्व है दोस्तों प्रकृति प्रदत्त रूप से है ये सबसे ज्यादा कठोर होता है वो हीरा होता है, क्योंकि प्रकृति का जो सबसे ज्यादा कठोर तत्व है वो हीरा ही है। ये कार्बन से मिलकर कार्बन के अपर रूप से मिलकर बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूखा बर्फ क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सूखा बर्फ है वो क्या होता है दोस्तों,
तो वो होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, अपने संक्षारक रोधी गुण के कारण निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नौकाओं के विभिन्न हिस्सों को तैयार करने में किया जाता है जो समुद्र के जल के संपर्क में रहते हैं? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, एंटीमनी का, या फिर निकिल, या फिर टाइटेनियम, या फिर टीन का? तो यहाँ पर किसका उपयोग है दोस्तों? वो संक्षारक रोधी के रूप में किया जाता है। तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। टाइटेनियम है उसका है उपयोग है वो किया जाता है। ये क्या है? संक्षारक रोधी होती है। इसमें टाइटेनियम में जंग लगती नहीं है, उसका क्षरण है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। और उसको जो जहाज है, समुद्री जहाज है ना, उसमें टाइटेनियम है वो लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अश्रु गैस क्या है? अमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन कार्बाइड, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड? तो यहाँ पर जो अश्रु गैस है दोस्तों वो क्या है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिए है उनके आधार पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, अमोनिया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टेटमेंट वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया है उसमें जो सही है गलत है उसको आपको बताना है। तो पहले स्टेटमेंट बोलता है, लोहे के टुकड़ों को यदि अंधेरे में रखा जाए तो उसमें जंग लगता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, जलती हुई मोमबत्ती को जब गिलास से ढका जाए तो वह बुझ जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है, बिजली का बल्ब टूटते समय जोर की आवाज करता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या चीज है, जो कथन है उसको पढ़ और अपने उत्तर निम्न के आधार पर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये है ना, जलती हुई मोमबत्ती को जब गिलास से ढका जाए तो वह बुझ जाता है, ये सही है दोस्तों यहाँ पर। और तीसरा क्या है, बिजली का बल्ब टूटते समय जोर की आवाज आती है, तो ये चीज दिया हुआ है। और आपका जो ऑप्शन ए है, लोहे के टुकड़े को यदि अंधेरे में रखा जाए तो उसमें जंग लग जाता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। लोहे के टुकड़े को यदि अंधेरे में रखेंगे तब उसमें जंग लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर जब तक वो पानी और वायु के संपर्क में, हवा पानी के संपर्क में है, तो लोहे का धातु है नमी में नहीं आएगा, तब तक उसमें जंग क्या है वो नहीं लगेगा। और जैसे आपका दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जंग जलती हुई अगर मोमबत्ती को जब गिलास से ढका जाता है तो वह बुझ जाती है, और बल्ब है उस टूटते समय क्या है, जोर का आवाज है वो देता है। तो इस प्रकार से आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, जैविकी का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, या फिर हाइड्रोजन? तो जैविकी का अनिवार्य मूल तत्व क्या है दोस्तों? आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नांकित में से एक लौह चुंबकीय पदार्थ कौन है? क्वार्ट्ज, बिस्मथ, एल्यूमिनियम, निकिल, या फिर सीसा? तो यहाँ पर जो लौह चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों वो कौन सा है? तो आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, निकिल है वो एक प्रकार का लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विमानों, रेल मार्ग की गाड़ियों एवं मशीनरों में उपयोग किया जाने वाला ड्यूरेलुमिन एक मिश्र धातु है। तो किनका मिश्र धातु है दोस्तों? यहाँ पर जो आपका विमान में बनाया जाता है, रेल मार्ग की गाड़ियों उसमें बनाया जाता है, जो मशीन है उसमें उपयोग किया जाने वाला जो ड्यूरेलुमिन है वो किसका मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का, तांबा का, टीन का, मैग्नीज का, या फिर मैग्नीशियम का? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपका जो ये है वो बिल्कुल एल्यूमिनियम का मिश्रण मिला रहता है, तांबा का मिश्रण है वो मिला रहता है, आपका मैग्नीज मिला रहता है, और मैग्नीशियम है वो मिला रहता है, और लेकिन टीन है वो नहीं मिला रहता। तो ये आपका अलग हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो ड्यूरेलुमिन है वो क्या से एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम के मिश्रण से मिलकर बना हुआ रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जब हम 22 कैरेट सोना खरीदते हैं तब सोने की शुद्धता का प्रतिशत कितना होता है? उसमें 90%, 91.67%, 95.5%, या फिर 93.38%? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 22 कैरेट सोना है उसमें खरीदते हैं तो उसमें 91.67% क्या होता है, सोने की शुद्धता है वो, शुद्धता प्रतिशत है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आज का लास्ट प्रश्न भी है ये। तो अम्लराज एक्वा रेजिया का मिश्रण क्या है?
HCl और H2SO4, HCl और HNO3, HCl और HBr, HCl और HF या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अम्ल राज है दोस्तों किन किन के मिश्रण से बनाया जाता है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अमोनियम नाइट्रेट है, उनको मिलाकर यहाँ पर अम्ल राज है उनका निर्माण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।